नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत साहब जो है, उनके द्वारा डीआरडीओ के स्थापना दिवस 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था। उस दौरान उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण मिसाइल के बारे में घोषणा की गई। मिसाइल का नाम है LRASSCM, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए, अभी तक जब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम आता है तो भारत में एक ही मिसाइल है जो चर्चा में रहती है, वो है ब्रह्मोस। लेकिन जो नई मिसाइल है, इसे ब्रह्मोस से भी खतरनाक स्तर पर या फिर घातक जो तकनीक है उसके माध्यम से डेवलप करने की बात कही गई है। यहाँ पर जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हम इस मिसाइल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंतर्गत, यानी इसकी जो आवश्यकता है उसको स्वीकार्यता देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल के लिए यहाँ से मंजूरी मिल गई है और जल्द से जल्द इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बारे में जो तकनीकी विशेषताएं हैं, जो यहाँ पर खुलासा किया गया है, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ आपको ये पता लगेगा कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे पूरी दुनिया जिसकी मारक क्षमता को और जिसकी स्टैंडर्ड जो है उन सभी को मानती है, उससे भी बेहतर तकनीक के माध्यम से हम इस मिसाइल को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, खबर क्या है, डिटेल में समझिए। डीआरडीओ के स्थापना दिवस, डीआरडीओ आपको बता दें कि 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के निर्देशन में 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। डीआरडीओ के पहले चेयरमैन बने थे डीएस कोठारी साहब, और अभी जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर बी कामत, इन्होंने ये घोषणा की है। इस समारोह में, स्थापना दिवस का समारोह चल रहा था, वहां पर इन्होंने कहा कि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल LRASSCM प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। मतलब इसकी सेना को आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो अब इसे स्वीकार किया जाता है और इसका निर्माण शुरू किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर समीर बी कामत साहब जो हैं, इन्होंने ये भी कहा कि बीते 1 साल में भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ के लिए लगभग 22 हथियार प्रणाली जो है उनको एओएन दिया था, यानी इनको स्वीकार्यता दी थी, जिसमें 1.30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये बहुत भारी रकम है जो 1 साल के अंदर डीआरडीओ के द्वारा जिन जो मॉडर्न वेपन सिस्टम है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, उनको डेवलप करने में की गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं कि जो मिसाइल LRASSCM, ये मिसाइल भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्वांटम जंप माना जा रहा है, क्योंकि ये जो तकनीक है ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी बेहतर बनने जा रही है। अब ब्रह्मोस के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हम सभी को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने एक जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप किया है, और इसका जो नामकरण है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। दोनों देशों ने इसमें तकनीकी जो विशेषताएं हैं उनको आपस में शेयर किया है, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से आती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज आप सभी को पता होगी 290 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी स्पीड जो है वो लगभग 2.8 मैक है। 2.8 मैक यानी ध्वनि से लगभग 2.8 गुना चलती है। इसकी रेंज, मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। और इस मिसाइल के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जगह जगह पर इसकी जो एक्सेप्टेंस है, या इसका परीक्षण है, या इसके मानक स्तर हैं, उनको परखा जा चुका है। यानी पूरी तरीके से प्रूवन टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया था। लेकिन अब जिस मिसाइल की हम बात करने जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को ब्रह्मोस से भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये 100% इंडियन जो इंडिजेनस टेक्नोलॉजी है, भारत की स्वदेशी तकनीक, उस पर आधारित होगी। ब्रह्मोस के समान और कई चीजों में उससे ज्यादा शक्तिशाली होगी। भारत की विशिष्ट संपत्ति जो भारत के पास रहेगी, यानी इसमें रसिया का कोई भी यहाँ पर शेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जिन पर ध्यान दिया गया है, इंस्टेंट रिएक्शंस जो है, या फिर हम कहें रेस्पॉन्स रिएक्शन टाइम जो होता है, उसको रिड्यूस किया गया है, प्रतिक्रिया समय, यानी कम से कम समय में यूज करने के लिए। एयर डिफेंस भेदन,
एयर डिफेंस पेंट्रेशन, मतलब कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अब देखिए, इस मिसाइल के बारे में अभी तक जो खुलासा हुआ है वो ये है कि क्या इसको नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं मिसाइल को, या फिर कोई पुराना कंसेप्ट है। तो दो चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। भारत ने एक मिसाइल 2007 में डेवलप करना शुरू किया था, सुपरसोनिक मिसाइल का एक प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था। 2007 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी मिसाइल बनाई जानी थी जिसमें मैक 3.2 की रफ्तार से चलने वाली मिसाइल हो और जिसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर के आसपास हो और जो रामजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। तो एक संभावना तो ये है कि LRASSCM जो है वो इसी मिसाइल को यहां पर हम मॉडिफाई करके इसी को एडवांस डेवलपमेंट करके इसी को बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि भारत की एक मिसाइल है अस्त्र, जो कि अस्त्र MK1 MK2 ये मिसाइलें हम डेवलप कर चुके हैं। अस्त्र MK3 जिसे गांडीव टेक्नोलॉजी के नाम से भारत में बताया जाता है, गांडीव टेक्नोलॉजी जिस पर काम चल रहा है। तो दूसरा यहां पर अनुमान यह है कि इसी मिसाइल को LRASSCM में कन्वर्ट किया जाएगा और इसमें रामजेट तकनीक का भी उपयोग होगा। SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट इंजन इसमें लगाया जाएगा ताकि ये लंबी दूरी तक हाई स्पीड के साथ ज्यादा से ज्यादा मैन्यूवरिंग कैपेसिटी को गेन कर सके। तो दो ये अनुमान है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं उन पर जो खुलासा किया गया है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी फीचर्स जो हैं वो क्या रखे जाएंगे। सबसे पहले ये जो प्रणाली है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा यानी रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण और बढ़ती क्षमताओं के प्रमाण के रूप में ली जा रही है और ये DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर 1 जनवरी यानी 2026 को ये घोषणा की गई। अब इसकी कुछ तकनीकी विशेषताओं में बात करें, देखिए अगर आप इसे ब्रह्मोस से कंपेयर करें, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमने जॉइंट वेंचर में बनाई, ये हमारी 100% क्या है, खुद की कैपेसिटी है। एक तो इसमें यह है कि हमने इसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया है, मारक क्षमता को एनहांस किया है 290 किलोमीटर, जबकि यहां पर जो मारक क्षमता होगी वो 400 से 500 किलोमीटर तो नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन 500 किलोमीटर प्लस जा सकती है, मतलब 600 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो एयर टू सरफेस यानी हवा से दुश्मन पर जब हमला किया जाए, हवा से दुश्मन पर हमला किया जाए और उसमें 400-500 किलोमीटर की रेंज अगर आपके पास में है तो ये रेंज बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें मॉडर्न सीकर सिस्टम लगाए गए हैं, स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। स्वदेशी सॉफ्टवेयर होने के कारण यहां पर कहा जा रहा है कि दुश्मन का जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, जो इस मिसाइल को अगर जाम करना चाहता है तो वो इसे जाम नहीं कर पाएगा। ये एंटी जैमिंग प्रोसेस के अगेंस्ट काम करेगी ये मिसाइल, और इसमें जो सीकर सिस्टम लगाया है उसकी सहायता से ये बेहतर लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम होगी। मिसाइल के स्ट्रक्चर को अगर देखें इसमें, तो इसमें ड्वेल स्टेज फ्यूल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ड्वेल स्टेज प्रोपेल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। पहली स्टेज जो है, प्रथम चरण में ठोस ईंधन वाला रॉकेट बूस्टर लगाया जा रहा है, ये आपका ठोस ईंधन वाला रॉकेट बूस्टर होगा, और दूसरे में लिक्विड फ्यूल रामजेट इंजन होगा। रामजेट इंजन आपको बता दूं मैं कि ये जिस फ्यूल का उपयोग करता है, फ्यूल कौन सा होता है, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन होता है इसमें, आप ऐसे लिख सकते हैं LH2, और इसमें जो ऑक्सीकारक होता है वो होता है LOX यहाँ पर। लेकिन LOX की यहाँ पर आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि रामजेट इंजन खुद हवा से ही ऑक्सीजन लेता है और हाई स्पीड सुपरसोनिक स्पीड पर ऑक्सीजन को लेकर इसका दहन करता है, और इसीलिए द्वितीय चरण में जब यहां रामजेट तकनीक लगेगी तो इस मिसाइल को पूरे चक्र के दौरान सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। यानी ये मिसाइल 2.8 से लेकर 3 मैक तक की स्पीड आसानी से प्राप्त कर सकती है। रेंज के मामले में जैसा कि हमने कहा कि 400 से 500 किलोमीटर की रेंज है, तो आप इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में आसानी से बाहर से खुद को सुरक्षित रखकर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिसीशन एंड लेथलिटी अटैक होगा, मतलब मारक क्षमता इतनी सटीकता से की जाएगी, इतने घातक तरीके से की जाएगी कि दुश्मन जो है पूरी तरह से इसमें तहस नहस हो सकता है। यहाँ पर उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का ये मिसाइल उपयोग करती है। इसका रणनीतिक लाभ यह है कि लड़ाकू विमानों की सुरक्षा और पहुंच बढ़ जाती है। इसके टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, मिसाइल के कमांड सेंटर को नष्ट कर सकती है, रडार स्टेशन और वॉरशिप जो है, उन जो पानी में जो युद्धपोत होते हैं उनको ये नष्ट कर सकती है। जबकि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज
देखिए वैसे ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी तरीके से कहीं कम नहीं है, मारक क्षमता और सटीकता के मामले में पूरी दुनिया इसको जानती है, इसके रणनीतिक लाभ भारत के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन रेंज के मामले में अगर हम देखें तो ये 290 किलोमीटर है, वो 400 से 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के द्वारा भी जितने भी हार्ड लोकेशंस होती हैं या फिर टारगेट्स होते हैं सतह पर या जहाज होते हैं, उन सभी को नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम LRA-SSCM जो है उसके माध्यम से लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ कैपेसिटी को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस अपनी सिद्ध गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। दोनों मिसाइलें भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं का एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगी। यानी जब दो मिसाइलें हमारे पास इतनी बेहतर होंगी तो और ज्यादा हमारी सटीकता जो है या हमला करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस मिसाइल में एक एडवांस एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगाया गया है। ये होमिंग सीकर जो है पहले चरण में, जब मान लीजिए किसी टारगेट को इसको पकड़ना है तो ये पहले क्या होता है, ये खुद ऑन होता है, यानी होमिंग जो रडार सिस्टम है, होमिंग रडार सिस्टम, ये ऑन हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है उसके बाद ये ट्रैकिंग करता है, और ट्रैकिंग भी ऑटोनोमस ट्रैकिंग होती है, मतलब अपने आप स्वतः ही ये संज्ञान लेता है और लोकेशन का पता करता है, टारगेट को पहचानता है, ताकि उस पर प्रिसीजन स्ट्राइक की जा सके, यानी सटीकता से हमला किया जा सके। दूसरी बात, टारगेट का पता करने के लिए या फिर मिसाइल को सही डायरेक्शन देने के लिए इसमें नाविक नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। नाविक का मतलब भारत का जो स्वदेशी खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम IRNSS भी कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी भारत के जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से स्वदेशी तकनीक से हमने जो हमारा नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है नाविक, उसके माध्यम से इस मिसाइल को मार्गदर्शन गाइडेंस दी जाएगी, यानी गाइड किया जाएगा। इसका मतलब GPS से निर्भरता इसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नाविक से संचालित होती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है कि प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, यानी इस मिसाइल को किन किन प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, कहां यूज किया जा सकता है। तो भारत के जितने भी लड़ाकू विमान इस समय वायुसेना यूज करती है, जैसे कि सुखोई 30 MKI हैवी मल्टी रोल फाइटर है भारत का, इसके साथ इस मिसाइल को आसानी से यूज करने की क्षमता इसमें डेवलप की जाएगी। इसको फिर इंटीग्रेट किया जाएगा भारत के तेजस से। तेजस MK1A MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है भारत का, आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मोस की तुलना में यह मिसाइल कम वजन वाली है, तो आसानी से हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर इसे इंटीग्रेट करना संभव होगा। और फिर आ जाइए भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि बन रहा है एम का, इसके साथ भी एकीकरण के लिए बात यहां पर की गई है, यानी इसके साथ भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। स्टिल्थ एकीकरण, इंटीग्रेशन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, ताकि दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। आंतरिक और बाहरी तैनाती, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेज, मतलब इस तरीके से इस मिसाइल को यहां पर प्लेस किया जाएगा कि इंटरनली जो दुश्मन को दिखे नहीं, और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इसको कैरियज किया जा सकता है। भविष्य के युद्ध के लिए ये तैयार रहेगा। कुल मिलाकर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध एकीकरण वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बेहतर साबित होगा। फिर बात आती है कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आप लंबी दूरी से हमारी जो नौसेना और वायुसेना है वो दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। डीप डिटरेंस, यानी दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षित दूरी से निशाना बनाने की क्षमता है। आप ज्यादा नजदीक जाकर हमला करते हैं तो आपके लिए भी खतरा रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी 400-500 किलोमीटर की दूरी से आप हमला करेंगे तो आपकी खुद की जो सुरक्षा है वो आसानी से हो सकती है। और फिर आता है टू फ्रंट थ्रेट, यानी दोनों सीमाओं पर प्रभावी निवारक के रूप में ये कार्य करेगी। ये मिसाइल पूरक के रूप में काम करेगी किसके, ब्रह्मोस मिसाइल के, और इसकी रेंज उससे भी ज्यादा होगी। फिर आप आ जाइए ब्रह्मोस पर निर्भरता कम करना और निर्यात क्षमता। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल हम खूब कई देशों से हमारी बात चल रही है, कई देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ में हमारी बात चल रही है। फिलीपींस को तो हम दे भी चुके हैं, लेकिन ये हमारा 100% जो स्वदेशी तकनीक है वो वाला प्रोजेक्ट है। तो जब हम इस मिसाइल को बना लेंगे, जब ये मिसाइल हमारी उस पर आ जाएगी ऑपरेटिव मोड में, तो हम इसका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, यानी निर्यात के अवसर जो है वो बढ़ जाएंगे और तकनीक पर भारत का खुद का पूरा नियंत्रण रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के जो संस्करण बनते जा रहे हैं
उनमें रसिया के द्वारा कई बार कई चीजों पर परमिशन नहीं दी जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि चाइना के खिलाफ अगर हमें ब्रह्मोस को कहीं पे देना है, जैसे फिलीपींस को हमने दिया है हालांकि, लेकिन कई बार उसमें रसिया जो है हमसे कहता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत आयातक से निर्यातक, यानी भारत जो है अब वो लेटेस्ट वेपन्स बनाने में सक्षम हो गया है, बना रहा है कि हम अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर समीर बी कामत साहब ने यही कहा है कि हमने 1.30 लाख करोड़ 1.30 लाख करोड़ का बजट हमने यहाँ पर 2000 यानी इस साल में 2025 में डीआरडीओ को दिया, ताकि 22 नए प्रोजेक्ट उनको संचालित किया जा सके, डेवलप किया जा सके, लेटेस्ट वेपन सिस्टम बनाए जा सके, और उनमें भारत ने सफलता भी हासिल की है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक महत्वपूर्ण खबर, एक महत्वपूर्ण मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस की बहन के रूप में यानी सिस्टर मिसाइल ऑफ ब्रह्मोस के रूप में जानी जाएगी, और इसको अभी स्वीकार्यता दे दी गई है। नेक्स्ट और अच्छी खबर के साथ में, विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।